डेफिनेटली मेरे को इस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना, दैट शुड बी आवर मेन टॉपिक। डेफिनेटली कम करेंगे, क्योंकि जब उन्हें वहीं मिल रहा है सब कुछ तो वो यहाँ क्यों आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे थे, और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये हमेशा से चलता है। आई थिंक एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है शायद। एवरी का ब्लेम किसी को जाता है तो वो है वो लोग जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रूक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल मूव इनटू अपर मिडिल क्लास, और वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे बाहर आके छुट्टियां मनाना। ये चीजें 10 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा। ये मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, नहीं हुआ है। और ये डिमांड बहुत टाइम से है, क्योंकि दिस इज अ बिग इंडियन डायस्पोरा। मिलियंस और मिलियंस की जरूरत नहीं है। वेट अ मिनट नहीं है, और वो कम हो रहा है। मैं बताता हूँ, मेरे जीवन के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जो सबसे मेन चीज हो रही है दुनिया में इस टाइम पे वो है माइग्रेशन। अब चाहे वो वॉर की वजह से हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, या फिर लीगल माइग्रेशन हो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, मेरे ख्याल। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये हमेशा से चलता है। आई थिंक एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ तो 50s में लोगों को समझ में आया कि हम इंडिया के भी बाहर जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जो लोग उस एज में थोड़े एफिलेंट थे या एम्बिशियस थे, वो लोग उठ के बाहर निकले। अब वो कहाँ गए उठ के? पहली जो इमीडिएट जगह थी वो थी अफ्रीका। तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग सेटल हुए, केनिया में, नाइजीरिया में। लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है शायद। केनिया में नहीं, मतलब एक ये है, एक व्यू पॉइंट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का एक ही व्यू पॉइंट होता है, मल्टीपल व्यू पॉइंट होते हैं, उसमें से एक ये है। तो इंडियंस को इंडिपेंडेंस के बाद कहीं जाना था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें अफ्रीका में। अब वो लोग अफ्रीका गए। अब अफ्रीका में वो लोग रहे लेट 70s अर्ली 80s तक। मेजॉरिटी, अभी भी बहुत लोग हैं वहाँ पे इंडियंस जो माइग्रेट हुए थे दो जनरेशन पहले, वो अभी भी हैं वहाँ पे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम 80-70-80% पॉपुलेशन, जब वहाँ पे सिविल वॉर चालू हुए अफ्रीकन कंट्रीज में, लेट 70s अर्ली 80s में सिविल वॉर हुए, तो उन लोगों ने बोला कि अब हम कहाँ जाए। तो वो फिर कनाडा गए, यूके गए, यूरोप आए, यूएस आए। तो दिस इज वन माइग्रेशन व्यू। तो मेन चीज ये है, कहना चाह रहा कि माइग्रेशन वाज ऑलवेज देयर, नॉट नाउ, इट इज सस्टेनिंग सिंस टाइम। वो तो शुरू से ही था। मतलब वो मुगल्स आए, वो अलेक्जेंडर माइग्रेट करके उसको कॉन्कर करना था। तो आई थिंक माइग्रेशन इज गोइंग ऑन फॉर एजेस। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, और अपन यूके में बैठे हैं तो अपन यूके स्पेसिफिक बात करेंगे कि लोग यूके क्यों आ रहे हैं। इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको, मेरी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये थी कि तो एक टाइम पे जब उपनिवेशवाद बढ़ा, दैट मींस कि व्हेन पीपल imperialism, okay, people were, countries were making colonies in different parts of the thing. तो जब अमेरिका की खोज हुई तब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका। तो वहाँ उन्होंने गन्ने की खेती चालू करी। ठीक है, वहाँ पे शुगर केन बहुत बढ़ रही थी और यहाँ पे शुगर रेवोल्यूशन बोल सकते हैं एक तरह से आया था। तभी ये लोग साला इतना चीनी खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। अब ये हुआ कि उन फार्म्स पे काम करने के लिए कौन चाहिए, वहाँ पे जो खदानें थी जहाँ पे कोयला निकल रहा था या मिनरल्स निकल रहे थे, तो स्लेव्स आए। I think slaves were the first immigrants. Okay, debatable, but अभी क्या है, I'll tell you उसका रीजन क्या है। उस टाइम पे जो सबसे एफ्लुएंट सोसाइटीज थी उसमें से सबसे एक थी यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ के लोग चाय पीते थे, और यहाँ की जो मैडम थी उनको चाय में चीनी चाहिए थी। तो चीनी कहाँ से हो गई, इसीलिए उन्होंने गन्ने के खेत लगाए वहाँ पे, और उनको वर्क करने के लिए अफ्रीका से लोग वहाँ से लेके गए। तो मतलब स्लेवरी थी। अगर स्लेवरी का ब्लेम किसी को जाता है तो वो है इंग्लिश कंट्री पीपल, इंग्लिश लोगों की चाय पीने की आदत को और चीनी की कंजम्पशन को बोला। बट एनी, तो आज की डेट में, हम लोग आज की डेट में आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स थिंक अबाउट कि तूने इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच देखा है, उसमें तूने कई ऐसे प्लेयर्स के नाम देखे होंगे जिनके नाम इंडियंस हैं। नाउ वेस्ट इंडीज इज कैरिबियन आइलैंड्स, राइट? हाउ डिड इंडियंस रीच देयर? If you are talking about affluent people who wanted to go and explore the world, those individuals
were not there because they were So affluent. that was one view. जैसे मैंने बोला कि वो एक व्यू था. इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद लोगों के एस्पिरेशंस एम्बिशंस बढ़े. अब उनको अगर उनकी कंट्री में नहीं मिल रहा है तो दे स्टार्टेड लुकिंग आउटवर्ड्स इकोनॉमिकली. मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि दिस इज एक्चुअली मतलब मोर रिलेटेबल टू हम लोग की जो करंट जनरेशन है उसमें शायद ये रिलेटेबल, या हमारे से 1 या 2 जनरेशन पहले की जनरेशंस में ये स्टोरी फिट बैठती है. बट जब स्लेवरी को बैन किया गया तब एक नई तरह की क्लास ऑफ स्लेव्स आए थे जिनको ये लोग बोलते थे कि इंडक्टाइन लेबरर्स बोलते थे इनको. और ये लोग क्या थे? ये लोग वो थे जिनके साथ लोगों ने एग्रीमेंट किया कि आप हमारे खेत में आके काम करोगे, आपको इतना पैसा मिलेगा. उनको शिप्स में बिठाया और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने ले गए. मेरे ख्याल से ना अपन डिफरेंट जनरेशंस डिफरेंट सेंचुरीज की बात कर रहे हैं. स्लेव लेबर्स हुआ, ठीक है, आई एग्री कि स्लेव लेबर से माइग्रेशन हुआ, की बात कर रहे हैं कि स्लेव लेबर से इमिग्रेशन माइग्रेशन सब हुआ. लेकिन एक ये व्यू पॉइंट जो मैंने इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद का बताया है. लेकिन अगर अपन उसको रश करें, आज की डेट में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? जैसे यूके है, अगर मैं यूके का एग्जांपल लेता हूँ तो लोग यूके क्यों आना चाहते हैं? ये आज की डेट में आ जाएंगे, ये हमने रश कर दिया है. और डेफिनेटली मेरे को इस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना, दैट शुड बी आवर मेन टॉपिक. बट मैं उस पे आने से पहले मैं ये रश को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ. ओके, इसका रीजन यही है कि यार देखो, हमने अपनी दुनिया छोड़ी, कुछ लोगों ने मजबूरी में छोड़ी, कुछ लोग अपने उसमें गए कि हमको जाना है बाहर इसलिए गए. तो जब ये इंडक्टाइन लेबर्स को भेजा गया था बाहर तो ये लोग मजबूरी में गए थे, या इनको पता नहीं था कि ये लोग एक्चुअली नई क्लास ऑफ स्लेव्स हैं. तो ये दुनिया भर में फैल गए थे. इनफैक्ट अफ्रीका वगैरह में पहले लोगों को भेजा गया था. एक टाइम था इंडिया में जब जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था. इंडियन शिप्स जाया करते थे ट्रेड करने के लिए. एक टाइम आया जब इंडिया की जो शिपिंग इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई क्योंकि दैट वाज टेकन ओवर बाय अरब्स एंड अफ्रीकन्स, अरब्स एंड साउथ ईस्ट एशियाज पीपल. ओके, अब तो ये सोच कि भारत का सबसे बड़ा, हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंबोडिया में क्या कर रहा है, अंकोर वाट. उतना बड़ा मंदिर इंडिया में भी नहीं है बिकॉज पीपल फ्रॉम चोला किंगडम वो लोग वहां जाया करते थे और वो किंगडम बनाया करते थे. जब इंडिया का शिपिंग ट्रैवलिंग वाज टेकन ओवर बाय अरब्स एंड आउटसोर्स फॉर देम, तो इंडिया में ट्रैवल करना थोड़ा बैन हो गया था. इनफैक्ट ब्राह्मणों में ये बोला जाता था कि अगर तुमने काला सागर पार कर लिया तो तुम ब्राह्मण नहीं रह जाओगे. इसलिए इंडिया के सोसाइटी के अंदर लोगों ने ट्रैवल करना एक्चुअली में एक टाइम पे बंद कर दिया था कि तुमको इंडिया में ही ट्रेड करना है, इंडिया में ही करना है. डोंट क्रॉस द सी. द मोमेंट यू क्रॉस द सी यू लूज योर एवरीथिंग. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे थे. It was subjected to a majority of class. फिर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा रीजन की. They were martial races, जिसको अंग्रेजों ने मार्शल रेस की तरह से अपनी सेना में भर्ती करना चाह दिया. वही लोग अफगान से लड़ रहे थे, वही लोग बाकी लोगों से लड़ रहे थे, उनका राज्य बढ़ा रहे थे वो लोग. अब वही लोग वर्ल्ड वॉर आने तक ब्रिटिश आर्मी का भी पार्ट हो गए थे एंड दे एक्चुअली फॉट. दे वर द वर्ल्ड वॉर 2, यस. और उसके बाद ही उनका पता चला कि दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू यूके, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू यूरोप, दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू कनाडा. ओके, एंड व्हेन देयर सक्सेस रीच्ड देयर होमलैंड, देयर विलेजेस, देन पीपल स्टार्टेड एस्पायरिंग टू गो. उसके पहले ये एस्पिरेशन नहीं था. हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है. आई मीन हिस्ट्री इज ओके, बट अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक माइग्रेशन की, राइट? एस्पिरेशन आ गया कि भाई अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे घर जो एक झोपड़ी हुआ करती थी अब वो 2 तल्ले का मकान हो गया. उसके आसपास की जमीन तुम्हारी हुई. क्या किया है इसने? यार इसका लड़का ना बाहर गया हुआ है. बाहर कहाँ गया हुआ? यूके, अमेरिका, कनाडा, एनीवेयर. एंड दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड एस्पायरिंग. ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन क्या एक्सपायर करती है? आई थिंक मोर एंड लेस एस्पिरेशन इज सेम. देखो कि जो भी आदमी बाहर जाता है उसकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, उसके साथ एक तरह का एक अजीब सा एक ऑनर भी लग जाता है. यार बाहर रहता है, ये यूके का बंदा, ये कनाडा का बंदा है, ठीक है, ये यही हमारे साथ ही पढ़ा था, लेकिन आज ये देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया, भले से वो वहां पे कुछ भी कर रहा हो. बाय द वे, मेरे ख्याल से इनोवेशन अब शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न पावर्स डिक्लाइन पे है और एशियन पावर्स हाई इंक्रीज ग्रोथ पे है. तो आजकल एक हो रहा है लोगों में कि वो लोग बाहर नहीं आना चाहते, वो लोग इंडिया में ही सेट होना चाहते.
पर ये अभी क्या है, थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो रहा है टॉपिक, तो अपन है ना उसको थोड़ा कंटेन करते हैं और अपन ये देखते हैं कि जैसे अपने तो जैसे उन्होंने बोला कि लोग क्यों आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस दिखती है उनको, इकोनॉमिक सक्सेस दिखती है, राइट। और वो लोग बताते हैं, उनकी स्टोरीज आती है। जैसे मैं डंकी फिल्म का एग्जांपल लूंगा, उसमें बस ये दिखाया कि एक बंदा जैसे तैसे करके यूके पहुंच गया और फिर उसने इंडिया में कुछ तस्वीरें भेजी, जिसमें उसके घर के बाहर की फोटो है, उसके कार के साथ की फोटो है, वो अच्छी जगह पे बैठ के खाना खा रहा है उसकी फोटो है। इस तरह से क्या हो कि एक इमेज की भी एक बहुत बड़ा चीज है। मैंने जो देखा है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे या तो वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, या वो सेंट्रल इंडिया हो, हर जगह लोग इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। एनआरआई है भाई, बाहर से आया है, इसका ध्यान रखो, इसको आदत नहीं होगी, इसको मिनरल वाटर दो, इसको नॉर्मल पानी मत दो, इसका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये देखते हैं कि भैया मेरे को, मैं यही रहता हूँ, मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही लेकिन इसको मिल रही है, और प्लस इसके घर का पैसा, इसके में पैसा भी आ रहा है, तो अपने आप एस्पिरेशन आने लग जाएगी। जब हम डॉक्टर या इंजीनियर या आईआईटी में जाने की तैयारी करते हैं, वो किस लिए होती है? सिक्योरिटी, इज्जत, राइट। यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ द सोसाइटी, और रिकॉग्निशन। बाहर जाने से भी वो रिकॉग्निशन किसी लेवल पे मिलती है, शायद वो भी एक रीजन है। ओके, तो लेकिन तेरे हिसाब से ये बता कि let's say aspiration is not madness, right? Aspiration is good and people want to go out. Do you see, and you also mentioned that maybe Western power can come into decline or Asian powers are coming up. Is that going to change very soon? This pattern of people going out? यार बहुत सिंपल है, राइट। अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,200 पर ईयर। नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो प्रोजेक्टेड है $5,000 ईयर। तो आज अगर एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है, वो 20,000 रुपये कमाएगा, डबल ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल मूव इनटू अपर मिडिल क्लास, और वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे बाहर आके छुट्टियां मनाना। जो कि यूरोप में कोई छुट्टी मना रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रहा है, आजकल फैशन है हनीमून बाहर का, डेस्टिनेशन वेडिंग का है। तो इंडियंस, स्पेशली इंडियंस, विल बी मोर एफ्लुएंट एज अ टाइम कम्स, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी यू कैन सी 8% ग्रोथ हो रही है, 2047 तक डेवलप कंट्री बनने का टारगेट है, एंड ऑल दैट, राइट। उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन देयर इज definitely an increase in the value of human which is living in India. तो वो है, बढ़ रहा है, और वो वहाँ पे बढ़ेगा तो वो लोग बाहर आना कम करेंगे, डेफिनेटली कम करेंगे, क्योंकि जब उन्हें वहीं मिल रहा है सब कुछ, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आने के 2 रीजन से। पैसा तो खैर शायद इंडिया में भी उतना मिल रहा है जितना यहाँ मिल रहा है, और आज ही मिल रहा है वो, मतलब आज अपनी फील्ड में अगर देखा जाए तो मेरे साथ के लोग हैं कॉलेज के पास आउट, जो कि इंडिया में लगभग मेरे बराबर कमा रहे हैं जितना मैं यूके में कमा रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? मेरे को तो वहाँ रहना चाहिए ना, जहाँ पे मेरा घर भी है, मेरी कंट्री है, तो फिर मुझे वहाँ रहना चाहिए। तो ये ऑलरेडी चेंज हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है 5-10 सालों में ये तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा कि वहाँ की जनरेशन यहाँ पे आके नहीं, तो फिर क्या होगा, वो जो लोअर सेक्शंस के लोग हैं जो कि पिकअप कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे ज्यादा आने लगेंगे। तो डेफिनेटली अभी भी आप देखो तो there is lot of people who are coming here for financial gain. There are people who are coming here as student and they think that मैं अंग्रेज से विलायत से पढ़ के आया हूँ। ओके, अरे बच्चा ये तो बाहर से पढ़ रहा है, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे वो लंदन में पढ़ाई कर रहा है। बाय द वे, ये जो कंसेप्शन है कि बच्चा बाहर से पढ़ रहा है तो कुछ अच्छी जगह से पढ़ रहा होगा, इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नाउ। मतलब इंडिया में यूके की पढ़ाई, अगर आप यूके के बहुत बढ़िया टॉप 5 कॉलेजेस से पढ़ रहे हो, यहाँ पे उसका फिर आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है 2 साल का, उसके बाद आप इंडिया जा रहे हो तो आपकी वैल्यू है। आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो और सीधा इंडिया चल जाओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। वो लोग प्रीफर करेंगे आप इंडिया में करो, इंडिया से करके अगर वहाँ पे जॉब लो। इंडिया, यूके की 90% तो कॉलेज की वैल्यू है ही नहीं इंडिया में। लेकिन ये तब होता है जब वो बच्चा अपना डिग्री या सर्टिफिकेट लेकर के इंडिया में नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन जिस समय वो पढ़ रहा होता है
उसके पेरेंट्स के अंदर एक प्राउड होता है, उसके पड़ोसियों के अंदर एक बात होती है, ठीक है ना, ही इज लुक्ड अपॉन, ओके ये बंदा बाहर जाके पढ़ा। आई थिंक चेंज हो रहा है वो, ये चीज शायद हम लोग ये है नहीं है, ये बहुत लेवल तक है, बहुत बहुत धीरे है, यू आर राइट, है थोड़ा सा है वो अफेक्शन है बाहर जाने का, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। और प्रैक्टिकल सोचो ना कि पड़ोसी क्या बोलेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, नाक ऊपर करके चलेंगे एंड ऑल दैट इज ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे 70% 80% ऑफ द कॉलेजेस में आप कोई डिग्री ले रहे हो, आपको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी उसके बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे 18 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, जो कि यहाँ की एवरेज कॉलेज की फी है, ऊपर से आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने 1 साल 2 साल रहने के, अगर आपने वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक्सपीरियंस नहीं लिया, आप सीधा इंडिया चले गए, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ के इस कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू नहीं है, 70-80% ऑफ द कॉलेजेस की वैल्यू नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉलेज है सेंट्रल लंदन में, जहाँ पे अगर आपके 12th में 30% भी है, आइल्स में आपका बैंड 4 आया है, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। पैसे दो, एडमिशन करो। मतलब उसका कॉलेज की बिल्डिंग 2 फ्लोर की है, लेकिन वहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फेक। तो उन सब से बचना चाहिए। और अभी क्या होता है, जैसे इंडिया में जो एजेंट्स हैं जो बच्चों को भेजते हैं पंजाब में, साउथ में, गुजरात में, XYZ जगह पे, वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको जाना है, हम आपको भेज देंगे, 20 लाख रुपए दो, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो अपन उसमें डिटेल में जाएंगे अभी, पर मेन चीज ये है कि जिन कोई बाहर जाना चाहता है उसके पीछे एक तो पैसा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शायद कोई नाम है या इज्जत है। अब वो कम हो रही है, इज्जत हो रही होगी, लेकिन एक लेवल पे, एक सोसाइटी पे, एक लेवल पे एक माइंडसेट उसको अभी भी देखता है, नहीं है, और वो कम हो रहा है। मैं बताता हूँ, तो बेसिकली अपन ने 2 रीजन पकड़े। एक तो इकोनॉमिक रीजन है कि आपको पैसा वहां पे ज्यादा मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कौन से क्लास से आ रहे हो इंडिया में। जैसा मैंने बोला कि कुछ लोग हैं मेरे बराबर के जो इक्वल कमा रहे हैं इंडिया में, और यहाँ पे तो कोई डजंट मेक सेंस टू लिव हियर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 50,000 बचा रहे हैं, तो अपन उसके ऊपर आएंगे। तो मतलब इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि इंडिया एज अ कंट्री, बहुत कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो लोग नहीं बेटर हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेटर है यहाँ पे आना। लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इंडिया में इकोनॉमिक पैरिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे डेफिनेटली। और दूसरा वहाँ पे सोशल, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि भाई आप वहाँ जाओगे तो आप कोई बहुत बड़े हो गए। आजकल लोग अपने हनीमून पे यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, घूमने जाते हैं। अपने टाइम पे सोचा था अपन ने कि अपन कहीं जाएंगे, अपन तो गोवा जाके आ गए। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें थी पहले, उसकी शाइन थोड़ी कम हो रही है। 15-20 साल में ये थोड़ा कम डाउन हुआ है। हाँ, डेफिनेटली कम डाउन हुआ। लेकिन जब हमने अपना करियर चालू किया था से 14-15 साल पहले, 17 साल हो गए, 17 साल हो गए, बाप गिना नहीं मैंने। जब वो टाइम था, वहां पे जब हम लोग IT इंडस्ट्री में घुसे थे, तो एक वर्ड था ऑन साइट। वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, ये ऑन साइट जा रहा है, चार्म था उसका। मुझे याद है कि मेरा एक जूनियर था, उसने मुझे पिंग करके बोला था, सर इज देयर एनी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। तो उसकी स्पेलिंग थी ONSIGHT। मैं कहा जिस आदमी को यही नहीं पता ऑन साइट क्या है या ऑन साइट क्या है, उसको मतलब उसको लाने का मतलब क्या है। एनीवेज, बट यस, देयर वाज अ चार्म एंड देयर वाज एन एस्पिरेशन इन पीपल कि यार IT में आने के बाद जो सक्सेस है वो तब मिलेगी जब तुम ऑन साइड जाओगे। ठीक है, लोग बहुत एस्पायर करते थे पहले, अब हम लोग भी करते थे। हमारी इनफैक्ट मुझे याद है 2009 में सब लोग जॉब छोड़ के कंपनी स्विच कर रहे थे, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने भी अप्लाई किया 2-3 जगह, मुझे मिल गया। तो मेरे मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम रुक जाओ, हम तुम्हें ऑन साइट भेजेंगे, 8-9 महीने के लिए भेजेंगे, छोटे प्रोजेक्ट पे भेजेंगे, तो तुम आ जाना। और फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी ऑन साइट भेज रहे हैं तो बढ़िया है, अपना तो ऑन साइट लंदन घूम के आएंगे, एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा, और आके फिर छोड़ देंगे अगर छोड़नी होगी तो। भाई वो 9 महीने के लिए भेजा था, आज मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे। ऊपर से डायरेक्टिव आया कि आपको अपने लोगों को वो करना है, रोटेशन में लेकर आना है। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि मैं मेरी टीम को नहीं रोटेट करूंगा क्योंकि SME नॉलेज निकल जाएगी। लेकिन बाकी लोगों ने किया, तो जिन लोगों ने किया उन्होंने अपनी SME नॉलेज लूज कर दी। तो मतलब ऐसा होता है, अगर आप किसी कंपनी से आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप अपने होप्स एंड एस्पिरेशन सही जगह डाल रहे हो। तो आई थिंक ये है मेन लीगल माइग्रेशन में, कि लीगल माइग्रेशन में ये तरीका है, ये तरीके हैं आने के। इसमें कुछ और ऐड करना है? जैसे वर्क वीज़ा जो है, इसमें ये सजेशन है कि इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू कम हियर एंड स्टे हियर, मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट वीज़ा। जैसे ICT जो एक वीज़ा है, इट मे नॉट बी द बेस्ट सुटेड इफ यू वांट टू एक्चुअली इमिग्रेट एंड सेटल डाउन हियर। या सो
इसको कहते हैं ना फॉरवर्ड प्लानिंग, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगर आपके हाथ में है, इफ यू कैन से दैट द वीजा दैट यू आर गिविंग मी शुड बी ऑफ दिस कैटेगरी एंड नथिंग एल्स, ओके, देन दैट इज व्हेन यू हैव टू नेगोशिएट। और उस वीजा, हर वीजा कैटेगरी के एक मिनिमम वेज होती है कि इफ यू आर ए स्किल वर्कर वीजा आपको मिनिमम 40,000 देना ही देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई और वीजा हो जिसमें ये वेज भी कम हो, तो यू एक्चुअली गेन ऑन बोथ द फ्रंट्स। यू गेट अ वीजा विच इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर योर एस्पिरेशन एंड ऑफ कोर्स it has a minimum cut-off salary that they have to pay you. So just be very careful when you're getting it. तो जब आप स्किल्ड वीज़ा लेते हो, जो मुझे मतलब जो टीयर 2 था मेरा, जो एप्लीकेबल था उस टाइम पे, उसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस रहता है। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कितने टाइम के लिए कंट्री से बाहर हो, कितने टाइम आप अंदर हो, क्या आपकी ट्रैवल डेट्स है, वो सब रहता है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपना वीज़ा आपको 2 साल का मिलता है, उसको फिर 2 साल एक्सटेंड करो, फिर 2 साल एक्सटेंड करो, कंपनी कर देती है स्पॉन्सर सारा। उसके बाद ILR की फीस आपको खुद को देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जब मैंने दिया था ILR तो सेम डे का था, आजकल तो सेम डे है ही नहीं, पहले सेम डे था। तो मतलब हम लोग गए मॉर्निंग में, हमारा शाम तक हम लेटर लेकर आ गए, तो वो सब अब बंद हो गया, तो वो सब थोड़ा सा लकी रह गए हम लोग। तो कहने का मतलब है वो एकदम सिंपल प्रोसेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। कई लोग हैं ना इस प्रोसेस में लॉयर हायर करते हैं यहाँ पे, उनको आई थिंक 700 to 1500 पाउंड देते हैं ताकि वो उनकी फाइल बना सके। मैंने खुद ने किया था। अगर आप एक ही कंपनी के साथ हो, एक ही एम्प्लॉयर के साथ हो, आपके डेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तूने बोला था आपके वीज़ा में कोई ब्रेक्स नहीं है, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ILR करो, ILR के 1 साल बाद इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट। तो आपको नेचुरलाइजेशन सेरेमनी रहती है, आपको अपना पासपोर्ट, अब इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, तो आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। वो आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट लेके आपको यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है, और वो आपको 3 से 4 महीने में पासपोर्ट मिलता है। उसका लिए कोई 1 डे सर्विस नहीं है, वो आप काउंसिल में सबमिट करो, वो आपको फिर 3 से 4 महीने लगते हैं उस वाले प्रोसेस में। तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। उस टाइम पे इंडियन पीपल हु हैव सरेंडर्ड देयर पासपोर्ट and they have got a passport from British government, when is the time when they can apply for this OCI card which is a permanent तो जैसे ही उनको पासपोर्ट मिलता है यहाँ का, वो उसकी कॉपी लेके उसको सबमिट कर सकते हैं एम्बेसी में या वीज़ा सर्विसेज में, VFS वीज़ा सर्विसेज में, और उनको वो OCI कार्ड मिल जाता है। OCI कार्ड में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। OCI कार्ड में आप अब OCI कार्ड लो और आप इंडिया सेटल हो जाओ, 50 साल आप इंडिया रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस वोट नहीं डाल सकते, मिलिट्री एरिया में नहीं जा सकते, और एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। एज अ ब्रिटिश सिटीजन आप ये 3 काम नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, और मिलिट्री एरिया में नहीं जा सकते। इन तीनों के अलावा आप कुछ भी कर सकते हो। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो, 50 साल रह सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाय द वे अदर वे अराउंड ऐसा है कि अगर आपका मन भर गया कि अभी ब्रिटिश पासपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, तो आप इंडिया जाओ, 5 साल वहाँ रहो, और फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। ये वाला सरेंडर करो, और फिर उसका ले आई थिंक मैंने सुना था, कोई बात कर रहे थे कि शायद इंडिया भी अब ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करेगा। सुन रहा हूँ मैं, मतलब ये मैंने ये चीजें 10 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा। ये मैं बहुत सालों सुन रहा हूँ, नहीं हुआ है, और ये डिमांड बहुत टाइम से है, क्योंकि देयर इज अ बिग इंडियन डायस्पोरा, बहुत लोग हैं हर जगह पे, किसी भी देश में चले जाओ आपको इंडियन करी हाउस मिल जाता है, राइट? तो मतलब बहुत। अच्छा, बाय द वे ये जो इंडियन करी हाउस है ना हर जगह, अभी स्कॉटलैंड है, यहाँ से एकदम स्कॉटलैंड के एक कोने में ओबान है, या फिर छोटे छोटे गांव में, सब में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। लेकिन वो एक्चुअली में वो नाम उसका ताजमहल रहेगा, हवा महल रहेगा, लेकिन उसको चलाएगा बांग्लादेशी। बहुत लोगों नहीं, अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी, इंडियन एंड पाकिस्तानी, they are part of that subcontinent, and they're not part of India. They're not part of India anymore. Yeah, but they are part of the Indian subcontinent. No, it's not that. They are different countries. Pakistan is a different country. Bangladesh is a different country. They cannot associate with Taj Mahal. Taj Mahal is in India. लेकिन वो लोग, हाँ, of course नहीं भाई, we can't give our Taj Mahal to India, Pakistan and Bangladesh. तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे दूर दराज में, स्पेन में भी, यूरोप में भी, आप एकदम ऐसे चले जाओ जहाँ पे 50,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन वो इंडियन रेस्टोरेंट का नाम होगा भारत माता की जय, जो भी रेस्टोरेंट है, लेकिन उसको चला रहा होगा बांग्लादेशी। एट द एंड ऑफ द डे, the Indian subcontinent before partition. Wait a minute. Let me finish. Doesn't matter, bhai. No, don't go there. Don't go there. Pakistan different. No. Culturally, they are
there are similarities. Irrespective of similarities, they cannot own a name Taj Mahal and earn managed by a Bangladeshi. But anyway, side dressing. Side. Rajasthan, and it is run by Bangladeshi, and there is no Rajasthani food in it. Exactly. And we are okay with it because they We are not okay with it. I am not okay with it because they Bangladeshis are not Indians. That's it. Yes, they have their own identity, but we also share something. देखो दाल और सब्जी और रोटी वो भी खाते हैं, उनके मसाले अलग हैं, हमारे मसाले. We'll create another podcast for this. Don't worry, we'll talk about India, Bangladesh and Pakistan. Don't worry about that. Okay, so that is one way of coming. जो सबसे कॉमन वे है वो है स्टूडेंट का. ठीक है, मैं मेरी नॉलेज शेयर करता हूँ कि जो मुझे पता है, then you can add your knowledge. See, एवरेज कोर्स फी यहाँ पे 2 साल की, 1 साल की 9,000 एवरेज कॉलेज में. मैं अच्छे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, अच्छे कॉलेजेस कैन गो अप टू 40 lakhs ऑल्सो, लेकिन जो एवरेज कॉलेजेस होते हैं वहाँ की फीस होती है 15 से 20 लाख रुपए साल की. तो आपके 2 साल के हो गए 30 lakhs. 30 lakhs हो गए आपके. ये पहले कॉलेजेस क्या करते हैं, पहले साल में आपको डॉर्म फैसिलिटी देते हैं कि आप है ना कैंपस के अंदर रह सकते हो, उसके 10 लाख अलग. अच्छा, जो यहाँ पे आ रहा है उसको दिखाना पड़ता है कि एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में ये 10 लाख हैं पिछले 6 महीने से, जो कि आपने अपने बच्चे को दिए हैं उसकी डॉर्म फीस पे करने के लिए. तो ये आपको दिखाना पड़ता है. तो जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके लिए उसको ये समझना है कि पहले तो आपकी फीस 10 से 15 लाख है, 15 से 20 ही पकड़ लो, तो आपके 2 साल की ये फीस हो गई. उसके बाद आपको डॉम की फैसिलिटी पे 10 लाख रुपए लगेंगे, और फिर जो दूसरे साल बच्चा बाहर रहेगा उसके 10 लाख लगेंगे. अब इस 2 साल के अंदर बच्चों को 20 घंटे पर वीक अलाउड है, जो कि मिनिमम एवरेज रेट पे मिलता है. मतलब जो अलाउड है, काम करना अलाउड है. तो अगर वो 11-12 पाउंड पर आवर के हिसाब से कर रहे हैं तो रफली वो 800 पाउंड पर मंथ कमा सकते हैं, मतलब 80,000 रुपये कमा सकते हैं पर मंथ. तो उनका जो रहने का खर्चा है या फिर जो खाने का खर्चा है वो लगभग उससे निकल जाता है. ये मोटा मोटा रहता है. लेकिन यहाँ पे जो 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग जो एक्चुअली में पढ़ाई करने आते हैं वो लोग जॉब भी उसी फील्ड में लेते हैं. जैसे मान लो कोई रिसर्च करने आ रहा है तो फिर वो रिसर्च फील्ड में जॉब लेगा, 20 घंटे अपना काम करेगा उसी फील्ड में, जैसे लैब असिस्टेंट की तरह काम किया या फिर रिसर्चर की तरह काम किया, तो उसको उतने पैसे मिल जाएंगे, उसका काम चल जाएगा. 2 साल बाद वो अपनी जॉब, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है 2 साल का. तो आपने 2 साल पढ़ाई करी, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और आप वो 2 साल जॉब करो. उस पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में यू कैन वर्क 40 आवर्स. लेकिन ये तो हो गया एक टाइप के स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली में पढ़ने आते हैं. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पढ़ने नहीं आते, इकोनॉमिकली माइग्रेट होने आते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे कोई कपल है, वो अब उसने अपनी वाइफ को तो बना दिया स्टूडेंट, तो वाइफ भी ऑफ हैंड जॉब करती है. अब ऑफ हैंड जॉब कैसे रहता है, अगर यहाँ की रेट 11-12 पाउंड पर आवर है तो वो ऑफ हैंड में आपको देंगे 7-8 पाउंड. अब आप वो ऑफ हैंड में ऑफ आवर्स भी रहेंगे, आपको रात को कर रहे हो काम, किसी के लिए नर्सिंग का जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और हस्बैंड अपना डिपेंडेंट पे आता है और वो डिपेंडेंट पे वो जॉब कर सकता है कुछ भी कहीं पर भी. जनवरी 2024 से एक्चुअली इन्होंने वीज़ा चेंज किया है कि अब डिपेंडेंट नहीं आ सकते. तो मैं ना लिख के दे रहा हूँ, कम से कम 50-60% ड्रॉप होगा इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें से इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थे जो कि अब नहीं आ पाएंगे. लेकिन ये जो एक रूट था कि वो एज ए स्टूडेंट आते थे, एंड द मेन इंटेंशन वाज टू इमिग्रेट rather than study. Correct. But there was also a proportion of it which actually came to study. Definitely, right? Okay. Yeah. And for them, the 2 years route, that 2 years post-study work visa, it came as a blessing for them also. For example, have you heard of this Cobra beer? Cobra beer is a very famous beer brand in UK. और वो लोग जो हैं basically वो एक स्टूडेंट ही था जो यहाँ पर आया था, और उसने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया एंड ही एक्चुअली बिल्ट अप. तो अगर मान लो अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो ये शायद ये इंडस्ट्री यूके में नहीं होती. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. क्या किया उसने, यहाँ पे पढ़ के गया, इंडिया में सेटअप किया, वो यहीं पर आया, यहाँ पे पढ़ाई करी, 2 साल का उसका वर्क वीजा मिला, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग हियर, एंड इवेंचुअली
उसने यहाँ पर आकर के बियर की फैक्ट्री जो बनाई, एंड दैट्स व्हाई कोबरा बियर इज वेरी फेमस। उसमें हिंदी में कोबरा लिखा हुआ रहता है, हो सकता है आपने देखा हो कहीं पे। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि इट्स नॉट कि कोई भी यहाँ पर आ रहा है वो सेटल होकर के इसको कंज्यूम करने आ रहा है। बहुत एग्जांपल्स हैं। मेरा एक दोस्त है जो एमटेक करने यहाँ आया था, वो एरोनॉटिकल एरोप्लेन में जो फ्यूल जाता है ना उसके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर रिसर्च करता है। तो और वो उसने यहाँ पे रिसर्च किया, उसने यहाँ पे अपना एमटेक किया, कॉलेज में रहते हुए उसको ग्रांट मिला, तो साथ में वो है ना रिसर्च भी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो मतलब ऐसे तो बहुत, क्योंकि यूके में कुछ ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होता है, यूके में कुछ ज़्यादा उगता नहीं है, तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर ज़्यादा नहीं होता है, सर्विसेज इंडस्ट्री है। तो जितने भी पेटेंट्स हैं, जितनी भी रिसर्च है, तो ये लोग है ना रिसर्च कर, जैसे कोविड की वैक्सीन यार सबसे पहले इन्होंने रिसर्च करके निकाली, आई थिंक जर्मनी वालों ने निकाली थी, पर इन्होंने भी लगभग साथ में निकाली थी, ऑक्सफोर्ड वालों ने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिसर्च का बहुत है, और ये क्या क्या करते हैं, आगे से आगे टेक्नोलॉजी में लैब रिसर्च कर करके उसको पेटेंट कर लेते हैं और फिर है ना पेटेंट को बेचते हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी है कि दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन यू। मतलब अगर आप यहाँ पर आके किसी मेडिकल स्कूल में आपका एडमिशन होता है तो मेडिकल स्कूल आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ओके, वो आपको एक्चुअली में एक बहुत अच्छा सिंसियर डॉक्टर बनाता है, बिकॉज उनको लगता है कि आप सोसाइटी को गिव बैक करोगे। यार पता नहीं, ऐसा तो अपने इंडिया में भी करते होंगे ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कॉलेजेस बढ़िया हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 70, मैंने एक एग्जांपल लिया था उस कॉलेज का जो फेक स्टूडेंट्स को बुलाता है। आप आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 यहाँ पे आने के लिए, आपकी 4 आइल्स आएगी, आप कॉलेज में चल जाओ। आओ यहाँ पे, कॉलेज जाना नहीं है आपको। मतलब वो इंजीनियरिंग करा रहा है 1 घंटे की क्लास में 1 हफ्ते में बुला के। आप हो सकती है आपकी इंजीनियरिंग 1 घंटे, एक हफ्ते में 1 घंटा आपको बुला रहा है इंजीनियरिंग करा, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स का जो रूट है आने का उसमें दोनों है। तो लोग पहले उस रूट को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते थे, वो अपने डिपेंडेंट्स को कोर्स पे ले जाके करते थे और फिर बाद में खुद काम करते थे। लेकिन अब वो उन्होंने टाइट कर दिया है, क्योंकि कंट्री में इमिग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम, लीगल इज़ अ प्रॉब्लम, इलीगल इमिग्रेशन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो वो लोग उसको उन्होंने टाइट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड ज़्यादा लोग आएंगे स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, और ये सारी जो मशरूम कॉलेजेस हैं जो कि वैल्यू नहीं है, वो सारे मेरे को लगता है यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो हमने अभी बात कर ली कि आईसीटी के थ्रू वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ये शायद वेल नोन रूट्स टू कम टू यूके या एनी अदर कंट्री है। इसके अलावा कौन से वीज़ाज हैं या जिस पे लोग आ सकते हैं यहाँ पर? सो आई थिंक 2 दिमाग में आ रहे हैं। एक तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, तो जो पंडित हैं, मौलवी हैं, वो रिलीजन के हिसाब से अगर उन्हें यहाँ से कोई स्पॉन्सर करे, जैसे अपने इतने मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वो लोग अगर स्पॉन्सर करते हैं पंडितों को, इंडिया से बुलाते हैं, तो एक वो वीज़ा टाइप है। और दूसरा स्पोर्ट्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे बुलाते हैं, पर स्पोर्ट्स कोटा कुछ रहता है, वहाँ पे होता है। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे तो पता चला था कि ये जो क्रिकेट क्लब्स हैं, इसमें मैंने अभी रिसेंटली पता किया था कि वन ऑफ देम हैव एक्चुअली देयर वाज अ ऑलराउंडर and they needed that person. They had a position of an all-rounder in that team, and that guy was really good. So they gave him the sports quota visa, and then he got here, and he has been paid in the salary like that, and it's better than one of us. Right. Okay. मतलब कितना डिफरेंस है, राइट? अपन बात कर रहे थे कुछ डेकेड्स पहले की, जहाँ पे पेरेंट्स इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं केवल अपने बच्चों को, और आजकल कितना माइंडसेट चेंज हुआ है कि लोग स्पोर्ट्स के बेसिस पे भी बाहर आ सकते हैं। Exactly. You really have to be good. You have to be exceptional in that case. जैसे एक और वीजा भी होता है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट वीजा। If you are building, हम तुम मिलियंस ऑफ पाउंड लेकर के अगर आओगे तो दे विल गिव इट यू। विजय माल्या गॉट इट लाइक दैट। आई थिंक उसमें मिलियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंपनी सेटअप करते हो, सोल ए, मिनिमम यू हैव टू पुट दैट मच मनी, then you will get an investor. I'm sure होगा, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि एक आपको कंपनी यहाँ पे सेटअप करनी है, और आप वो उस कंपनी के वीज़ा पे, अथॉरिटी पे यहाँ पे आ रहे हो, उस कंपनी के आप डायरेक्टर हो यहाँ पे। जैसे मेरे रिलेटिव में एक जना आया है सोले वीज़ा पे, जहाँ पे उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश करी, अकाउंट्स में कुछ फंड दिखाया, या फिर ये दिखाया कि हमारे जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे कितने फंड्स हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको वीज़ा एक्सटेंशन वीज़ा उनको मिल जाता है। और वो सोले जो बिजनेस वीज़ा, बेसिकली बिजनेस वीज़ा हो गया जैसा, उसमें वो पूरा ILR का और पासपोर्ट का पूरा प्रॉपर 5 साल 6 साल का पाथ है। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन है ना, मैं 2-3 किस्से बताना चाहता हूँ कि लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, जो थोड़े
फाइनेंशियली लो हैं या फिर जिनको यहाँ पे आना है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल माइग्रेशन की वजह से, तो वो लोग कैसे करते हैं? अब जैसे 2-3 एग्जांपल हैं। एक फैमिली है, उसने उसने अपने वाइफ को कोई डिग्री कोर्स में डलवा दिया। अब अपन ने बात करी थी वो फेक डिग्री कोर्स जहाँ पे आपको एक घंटा जाना है एक हफ्ते में, तो वहाँ पे उसने उसको डिग्री कोर्स दिला दिया। अब वो वाइफ भी काम कर रही है इन हर आवर्स, और वो केवल 20 आवर्स नहीं कर रही है, वो ज़्यादा कर रही है, बट वो कैश इन हैंड जॉब ले रही है, तो उनका टैक्स भी बचता है। सिमिलरली अब हस्बैंड आया डिपेंडेंट पे, तो वो पूरा, अब ये लोग कैसे करते हैं ना, अभी तो खैर डिपेंडेंट का बंद हो गया है 1 जनवरी 2024 से, लेकिन ये लोग कैसे करते हैं ना कि अब जैसे मान लो कपल है और उनके एक बच्चा है, तो बच्चे को उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया, और ये दोनों यहाँ पे 14 आवर्स 16 आवर्स लो वेज पे काम करते हैं फॉर नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स, और एक कमरे में रहते हैं, फिर एक घर किराए पे लेते हैं, फिर खुद का घर खरीदते हैं। तो मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड मी जहाँ पे लोग इतना स्ट्रगल करते हैं। दे डू ऑड जॉब्स, टॉयलेट क्लीनिंग, गार्डनिंग, कपड़े धोना, प्रेस करना, मतलब जितने भी ऑड जॉब्स रहते हैं वो सारे, कार साफ करना, सब करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। उनको ये नहीं लगता कभी भी कि इंडिया में होते तो वो शायद एक बेटर लाइफ जी रहे होते, उनको उनकी अच्छी जिंदगी। मैंने उनसे यही पूछा कि भाई तुम इंडिया में रहते हो और तुम वहाँ पे ये तुम्हें टॉयलेट साफ नहीं करना, किसी के घर जाके टॉयलेट साफ नहीं करना, गार्डन साफ नहीं करना, ड्राइवे साफ नहीं करना, कहाँ, तो तुम ऐसी लाइफ यहाँ पे क्यों करते हो? एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है कि अब इंडिया में वो जना जो यहाँ पे आ रहा है ऐसा करके, इंडिया में वो कमा रहा है 10,000 रुपये। अगर वो इंडिया में ही रहता है तो हो सकता है 5 साल में वो मैक्सिमम 20,000 25,000 तक पहुँचेगा। तो उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन रहेगी घर की, वो अगले 5 से 10 साल तक सेम रहेगी। जबकि अगर वो यहाँ आता है और 5 साल मेहनत करता है, तो यहाँ पे दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो मतलब 50,000 रुपये महीना बचा लेते हैं वो, 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये महीना बचा लेते हैं। मतलब मैं एक को जानता हूँ जिसने 20 लाख रुपए दिए यहाँ आने के लिए, वीज़ा, कॉलेज फी, ये सब वो सब, उसने 2 साल में ऑड जॉब्स करके 20 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद उसने और थोड़ी सेविंग्स कर ली। तो मतलब लोग है ना बहुत मेहनत करते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू, उनको मेहनत करनी पड़ती है। और मेन चीज़ ये है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा का जो प्रोविजन था पहले, उसके कारण जो डिपेंडेंट है वो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। लेकिन उनकी जो यहाँ पे जीवन होता है, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, वो उनको इमीडिएटली नहीं मिल पाता है। वो उनको मिल पाता है जो यहाँ पे लीगल तरीके से एक ऐसे काम में काम करें, जैसे अगर वो स्टूडेंट बन के आए, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं टू गेट द मनी। और वैसे ही कुछ लोग हैं जो राइट वे से आए हैं, जो सही वीजा लेकर के सही काम कर रहे हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। नहीं, पर ठीक है, वो बात सही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लीगल माइग्रेशन के थ्रू आ रहे हैं, जॉब स्किल्ड वर्कर वीजा के थ्रू आ रहे हैं, उनकी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तुरंत पहले दिन से ही है। लेकिन इन लोगों की क्वालिटी लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इंप्रूव होती है। जैसे 5 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद दे रीच वेयर वी आर राइट नाउ। जैसे मैं एक को जानता हूँ जो कि दे आर मोर लेस एट माई लेवल। उन्होंने चालू किया था 10-15 साल पहले, बट दे आर एट द सेम लेवल। तो मतलब वो लोग भी पहुंच जाते। बता रहा था कि लोग को ऐसे क्रैम हाउसेज में रहना पड़ता है, कुछ भी और जॉब्स करने पड़ते हैं। तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई है डंकी, जिसमें ये चीजें दिखाई उन्होंने कि उनका एक्चुअल में स्ट्रगल क्या होता है। वो लोग जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रूक वो एक बार यहाँ पर आ तो जाते हैं, या आने के बाद उनको जो संघर्ष करना पड़ता है वो उन लोगों से कितना अलग होता है जिनके पास एक वैलिड पीस ऑफ पेपर है। तो ये पीस ऑफ पेपर उस टाइम पे इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि तुम अगर सही ढंग से यहाँ पर आओगे तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, रेदर देन कि तुम इलीगल रूट से आओ। एंड देयर आर सो मेनी रूट्स। सबके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे अपन ने शुरू में बात करी थी कि स्किल्ड वर्कर वीजा बहुत कम कंपनियां देती है, सर्विस कंपनी तो देती नहीं है, बहुत कम देती हैं, कैप्टिव कंपनीज देती है, लेकिन बहुत कम हो गया है अभी। पहले थोड़ा इजी था, आज से 10-15 साल पहले बहुत इजी था, सबको मिलता था। अभी वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। अगर पहले 100 लोग आते थे, अभी शायद 10 लोग आ रहे होंगे। पहली बार आए थे यूके, जब जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि यार तुम लैंड हुए यूके में, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब उसके बाद कैसे तुम वहां पहुंचे जहां तुमको रहना था? भारत से अलग था, क्योंकि भारत में तुम हैदराबाद पहुंचे या बेंगलोर पहुंचे या चेन्नई पहुंचे,
तुम जैसे तैसे करके यू फाइंड योर वेज, एंड यहाँ पे एक अजनबीपन भी आया होगा, यहाँ पे एक डिफरेंस आया होगा कि पहले तो तुम यहाँ पर आके एक बार को विस्मित हो गए कि यार ये क्या है, ये बहुत अच्छा है, बट अब तुमको अपना रास्ता ढूंढना है और वहां पहुंचना है जहाँ तुम पहुंचना है। तुम्हारा वो जर्नी कैसी थी? तो सही, सबसे पहले तो अपन बचपन से सुनते आते हैं लंदन बिग बैन, मैंने बचपन से बिग बैन सुना हुआ था, तो जो मेरा पहला अट्रैक्शन था यहाँ पे आके लंदन को एक्सपीरियंस करना, बिग बैन को एक्सपीरियंस करना, देखना उसे, तो आई थिंक वो पहले कुछ वीक्स और मंथ्स तो वो ऑस तक में ही निकल जाते हैं कि अरे मैं लंदन में हूँ, मैं ये देखूँ, मैं वो देखूँ, कोहिनूर जाके देखूँ, इंडिया को ले जाके दे दूँ वापस। तो मतलब वो सारा चलता है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ सेटल हो जाती है, मतलब रूटीन में आ जाता है। ऑफिस तो ऑफिस है, अब इंडिया में काम करो, यहाँ काम करो, बहुत डिफरेंस है। लेकिन बेसिक डिफरेंस जैसे आप बता रहे हो, यार बेसिक डिफरेंस तो है ना, मेरे ख्याल से वैल्यू ऑफ एम्प्लॉई है। मतलब इंडिया में आज आप TCS के ऑफिस में जाओ या सत्यम के ऑफिस में जाओ, किसी भी XY इन्फोसिस के ऑफिस में जाओ, तो वो गार्ड आपका बैग चेक करता है, खोल के बैग चेक करता है। अब अंदर जाओ, वापस आ रहे हो तो वापस आपका बैग चेक करता है। मतलब ऐसा कि हम कुछ चुरा के ना ले जा रहे हो अंदर, ना कुछ चुरा के वापस लेकर आ रहे हो। वही बंदा जिसका कल बैग चेक हुआ था, अगर फ्लाइट पकड़ के लंदन आ जाए तो उसको पहला दिन उसका मैनेजर उसको लैपटॉप देता है घर पे ले जाने के लिए। तो मतलब अगर वो वहाँ पे चोर था तो वो यहाँ पे चोर नहीं होगा। मतलब वो जो वैल्यू ऑफ एम्प्लॉई है, वैल्यू ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स है, मतलब बहुत डिफरेंस है इंडिया और यहाँ में। और समय के बारे में आप क्या बोलोगे? जैसे भारत में कई बार हम लोग काम करते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी शायद आपसे अपेक्षा की जाती है कि अभी आप और काम करोगे, अभी आपने 12 घंटे कम या हाफ डे, आपने वो शायद जोक देखा होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो बेसिकली मैं वो वर्ड ढूंढ रहा था, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो यहाँ पे बहुत है। मतलब यहाँ पे अपन देखते हैं जो मैकेनिक हैं या फिर जो अपने घर पे सफाई करने आता है, प्लम्बर आता है, जो भी आता है, उसकी भी उतनी वैल्यू जितनी अपनी वैल्यू है। और मैकेनिक इनफैक्ट अपन से ज़्यादा कमाता है, अगर वो पूरा उसका देखा जाए ना, तो पर आवर बेसिस पे वो अपन इक्वलेंट है या ज़्यादा है। तो काम के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको तोला नहीं जा रहा, उसके हिसाब से नहीं। बहुत अच्छा है। अगर आप बोलते हो कि मुझे अपने बच्चे को पिकअप करने जाना है, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, हाँ ठीक है आराम से पिकअप करके आओ, 1 घंटे बाद ज्वाइन कर लेना। तो ये सब चीजें वर्क वाइज बहुत डिफरेंस है इंडिया। अब अभी मे बी नॉट ट्रू, क्योंकि मेरे को 14 साल हो गए इंडिया में काम करे हुए, तो मुझे पता नहीं आज क्या सिचुएशन है इंडिया में। लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ, बीच में अपनी टीम से मिलने गया था, तो बहुत डिफरेंस है। मतलब बैग चेक करना चोरों की तरह, और मतलब वहाँ पे एक्सपेक्टेड, एज यू सेड ना, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप 10 घंटे 12 घंटे काम करोगे, फिर भी मैनेजर आपका नाक मुंह चढ़ाएगा कि भाई आप क्यों इतना कम काम कर रहे हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई एम्पावरमेंट, यहाँ पे आपका एम्पावरमेंट एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आप वहाँ पे ऐसा काम करो। जैसे इंडिया में अगर यहाँ पे अगर 4-5 बजे आप घर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं और गलत नजर से भी नहीं देखेगा, और ये आपके शायद किसी भी नजर से, किसी भी तरीके से आप पर इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो है ना, एंकरेज करा जाता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ, और है ना आप 5 बजे बंद करके घर जाओ, ज्यादा काम मत करो। यहाँ पे है ना ऐसा रिवर्स में है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी विकास की। एक बार जैसे हम लोग भारत में अगर छुट्टी लेनी है तो कई आपकी लीव्स कैंसिल हो गई, कई जगह पे आपको नहीं दी गई छुट्टी जब आपको चाहिए थी, और एकदम से जब क्रिसमस का टाइम आया, जब क्लाइंट शटडाउन है, तो आपको बोल दिया कि सारी छुट्टियां भी ले लो। नहीं, इस टाइम मेरी दिवाली नहीं, इस टाइम मेरी होली नहीं, मेरा बर्थडे इस टाइम नहीं, मेरी एनिवर्सरी तब नहीं आती, मेरे बच्चे का बर्थडे नहीं है, लेकिन तुमको बोला जा रहा है कि तुमको उसी टाइम पे छुट्टी लेनी है। और ये कहीं ना कहीं इट इज आपकी प्राइवेसी में, आपकी लिविंग ऑफ चॉइस ऑफ लिविंग में ये इंट्रूजन है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये शायद हमको देखने नहीं मिलता कि कोई आपको ये नहीं कहता कि नहीं आपको सारी छुट्टी बहुत कम केसेस में ऐसा होता है यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि मतलब बेसिक लाइफ में बहुत डिफरेंस है यहाँ पे ना। एक तो कम लोग हैं, 65-68 मिलियन लोग हैं, तो वैल्यू ऑफ एक लाइफ है ना यहाँ पे ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में। वहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं, तो वो भी एक फैक्टर पड़ता है। तो अपन ने जो कवर किया है वो ये कि किस तरह से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और एक बार अगर मान लो स्किल वीज़ा, जैसे अपन जिस पे आए थे उस पे ILR का प्रोसेस हो जाता है, पासपोर्ट का प्रोसेस हो जाता है, तो थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लाइफ कैसी है यहाँ पे, क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ की लाइफ में और इंडिया की लाइफ में। जैसे तुम यहाँ पहली बार जब आए थे, वर्क प्लेस के अलावा। लेकिन एक चीज मैं और भी कवर करना चाहूंगा कि जैसे पहला एक्सपीरियंस जैसे तुमको ऑ स्ट्रक हुआ था, उसके बाद वो फेज क्या था, उसके बाद तुमको क्या था जो ऑ नहीं था और जिसके साथ तुमको एडजस्ट करना पड़ा। जैसे कि भारत में एक चीज एक तरह से होती थी, लेकिन यहाँ से वो अलग तरीके से हो रही थी। ऐसा कोई डिफरेंस जो तुमने देखा हो शुरू में जब तुम आए थे? यार आई थिंक बहुत डिफरेंसेस है यार। मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो शायद रहने में था।
मतलब इनफैक्ट हम लोग, मैं जब पहली बार आया था तो एक फ्रेंड के साथ रूम में था, तो हम लोग एक रूम में 2 जने थे। और मतलब जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने ऐसी लाइफ जी नहीं है, मतलब मैं आराम से घर में था, मेरे थ्रू आउट करियर में घर में था। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस था। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे घर लिया 2014 में, तो मेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे। अब वो यहाँ के घर कैसे रहते हैं ना, छोटे छोटे रूम्स रहते हैं, बॉक्स रूम रहता है अपना। तो मेरी मतलब मदर एक तो लिटरली रोने लग गई कि इतना छोटा रूम कैसे है ये। तो वो भी एक सिचुएशन है। मतलब बहुत डिफरेंस है यार कि यहाँ पे आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। आपको कार साफ करनी पड़ती है, आपको लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती है, आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, आपको टॉयलेट खुद साफ करना पड़ता है। मतलब पहले आप 5 दिन मंडे टू फ्राइडे काम करो ऑफिस का, शाम को आओ, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सैटरडे संडे को ये सारे बैकलॉग काम करो। इंडिया में बेनिफिट ये है कि आपको ये सारे काम खुद नहीं करने। वहाँ पे सफाई करने के लिए अलग आएगी, खाना बनाने के लिए अलग आएगी, आपका ड्राइवर अलग होगा। तो मतलब ये जो वर्क वाले, जो लो कैटेगरी वाले जो वर्क है ना, उसके लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में कंपेयर टू यहाँ। मतलब आपका जो मेन जॉब है उसके अलावा जो काम करने हैं उसके लिए आपके पास काफी सपोर्ट है। वो सपोर्ट यहाँ पर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? मतलब है, यहाँ पे है सपोर्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई खाना बनाने वाला चाहिए यहाँ पे, तो वो 1 घंटे के 12 पाउंड लेगा। 1 घंटे के 12 पाउंड लेगा वो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसको बुलाओ। लेकिन यहाँ की जो एवरेज सैलरी है या फिर जो एवरेज इनकम है, उसमें कई लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सफाई के लिए आपको बुलाना है 11-12 पाउंड में, आपको 10 पाउंड में आपको मिल जाएंगे लोग, आप बुलाओ सफाई के लिए। तो लोग बुलाते भी हैं जो जिनको जरूरत है। और यहाँ पे ना एक और चीज़ है, आई डोंट नो इंडिया के शहरों में कैसा रहता है कि यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ का वो करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को किसी ने एक बहुत सिंपल चीज़ बोली थी कि अगर आप बाहर रहते हो और अगर आप साल में 30 लाख रुपए नहीं बचा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप 30,000 पाउंड सेव नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका यहाँ पे रहना बेकार है, क्योंकि आप उतना खर्चा और उतनी सेविंग तो इंडिया में ही कर लोगे। ये इकोनॉमिक बैलेंस जो है ये शायद काफी बदल रहा है आज के डेट में, कि वहाँ यहाँ की वेजेस और इंडिया की वेजेस काफी इससे कंपैरेबल हो चुकी हैं आज। मैंने किया था, मेरे भाई के साथ कंपैरिजन किया था जो पुणे में रहता है। मैंने उसके साथ कंपैरिजन किया था, तो जितना मैं परसेंटेज वाइज मेरी सैलरी का सेव कर पा रहा था, उतना ही परसेंटेज वाइज वो सेव कर पा रहा था कंपेयर टू उसके एक्सपेंसेस। मेरे एक्सपेंसेस, नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, मेरे एक्सपेंसेस से बहुत कम थे। मतलब उसके सफाई करने वाला आ रहा है, खाना बनाने वाला आ रहा है, उसके ड्राइवर है, उसको कहीं जाना है तो वो कार में जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं सारा काम खुद कर रहा हूँ, फैमिली वाइफ कर रही है, मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना इनफ अर्न कर रहे हो जो कि आपकी लिविंग को सस्टेन कर सके हेल्पर्स के साथ, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो वो आपको सबसे ज़्यादा हिट करेगा। मतलब मेरे केस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हिट करी वो था खुद काम करना, क्योंकि मैंने कभी खुद काम किया नहीं लाइफ में। तो वो थोड़ा सा स्किल सेट भी मिल गई। जैसे शायद आपने अपना गार्डन साफ करना सीखा, जैसे आपने क्या करोगे उस स्किल सेट का यार, फालतू स्किल सेट है वो। अब बोल सकते हो, लेकिन ये कई लोग बोलते हैं कि आपको आत्मनिर्भर भारत, मतलब कहने का मतलब है कि एक जोक है कि आप आज एआई से आप राइट अप्स कर रहे हो, आप इमेजेस बना रहे हो, राइट? और जो आपका फ्री टाइम हो रहा है उसमें आप जाके बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो। तो एआई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, या फिर सिस्टम अपने अराउंड ऐसे होने चाहिए जो कि अपने नॉन एसेंशियल वर्क्स को कम करें और एसेंशियल वर्क्स में अपन को, ताकि अपन एसेंशियल वर्क्स में ज़्यादा फोकस कर सकें। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे को कार भी साफ करनी है, मेरे को घर भी साफ करना है, मेरे को सारे काम, तो आई थिंक ये सबसे पहला डिफरेंस है भारत में और कि यहाँ पर लाइफस्टाइल में दिखने को मिलता है। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे इंडिया में अगर जब तक आप जॉब खत्म करके जब तक आप घर आते हो तब तक शायद शाम के 7-8 बज चुके होते हैं, और उसके बाद अगर आपको ये काम करना पड़े या कोई नहीं भी कर रहा है, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट योर एंटायर डे ऑलमोस्ट। जबकि यहाँ पे अगर 4-5 बजे अगर आप अपना काम खत्म कर लेते हो तो आपके पास एक्चुअली में अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है कि जिसमें आप अपने शौक भी कर सकते हो, आप एसेंशियल और लो कैटेगरी जिसका आप नाम बोल रहे हो वो भी आप कंफर्टेबली कर सकते हो। नहीं, पर करना ही क्यों है? पॉइंट ये है कि इंडिया में रिसोर्सेज और हेल्पर्स ज्यादा हैं यहाँ के कंपैरिजन में। तो करना क्यों है? तो बात लोग कि यार यहाँ पे हम लोग करते हैं बिकॉज देयर इज नो चॉइस। जैसे यहाँ पे आके जो सबसे बड़ी स्किल सेट जो मुझे लगी, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, वो दैट वाज ड्राइविंग लाइसेंस। इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब है कि भैया किसी को बोल दिया और कल तुम्हारे घर पे लाइसेंस आ गया, ऐसा भी होता है।
और लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो आपका एक पर्टिकुलर राउंड में जाकर के आपको गाड़ी घुमानी है, क्रॉस करना है, और आपको लाइसेंस मिल गया विद इन लेस देन 5 मिनट्स ऑफ ड्राइव यू कैन गेट इट। यहाँ पे एग्जाम 1 घंटे का हो रहा है, उसके पहले आपको थ्योरी पास करनी है। तो ये बहुत स्कैम लगता है। यहाँ का ड्राइविंग सेटअप सिस्टम जो है पूरा मुझे स्कैम लगता है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के फेल करते हैं ताकि इनके दोबारा से इनकम हो, बंदा दोबारा से पैसे दे और उनको थोड़ी इनकम हो। तो बेसिकली मैंने पास किया था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 2015 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। मेरी वाइफ ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। लेकिन मैंने देखे यहाँ पे लोग जो 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 अटेम्प्ट, मतलब जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी यहाँ पे, तो मैं ड्राइविंग कर रहा था इंडिया से, लेकिन यहाँ पे मुझे वो सब अनलर्न करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पास करने के लिए आपको सोचने पड़ते हैं। पर आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ जो आप इम्पैक्ट देखोगे ना, वो है आपके रिलेशनशिप्स का। मतलब आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ के आते हो, एक अलग दुनिया बनाते हो। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, उनके साथ आपकी एक दुनिया अलग बन रही है, और वो जितना भी कम्युनिकेशन है वो फ़ोन पे हो रहा है। आई थिंक फिर भी ठीक है। मेरे नाना जी बाहर थे, नाइजीरिया थे 20 ईयर्स। तो उस टाइम पे 1950s 60s में, 60s 70s में 1 महीना लगता था लेटर को नाइजीरिया से इंडिया आने में, और फिर उनको वो पढ़ते थे और रिप्लाई करते थे, 1 महीना उनको लगता था। तो मतलब उनके मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उनको वो 2 महीने बाद पता चला। तो मतलब इतना कम्युनिकेशन का वो था कि वो पहले 1 महीना भेजते थे, वेट करते थे समाचार का, तब वो नया समाचार आएगा, तब तक क्या पता क्या ही हो जाए वहाँ पे। तो वो एक है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पीछे छोड़ देते हो। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे एक छोटी सी सेइंग थी कि मैंने सुना है उसने शहर में करोड़ों का घर बनाया है, लेकिन अपने गांव का आंगन दिखाने के लिए बच्चों को यहीं लेके आता है। मतलब कुछ चीजें हैं जो तुम छोड़ देते हो और उसको दिखाने के लिए भी बच्चों को लाते हो, देखो ये है। मैं अभी रिसेंटली जब इंडिया गया था तो मेरे पापा लेके गए थे हमारे पुश्तैनी गांव में। वहाँ पे जो पुराने घर थे, पुरानी हवेलियाँ थी, उसमें जाके मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे नाना जी की तस्वीर थी, मेरे नाना जी के पिताजी की तस्वीर, उनके पिताजी की तस्वीर। तो 3 जनरेशंस की फोटो जो शायद 1890s के टाइम पे जिंदा थे, और उस टाइम से लेकर 1940s या 50 प्री इंडिपेंडेंस एरा, और उस टाइम हाई एंड पेंटेड फोटोज थी वो। और मैंने देखा कि यार ये लोग ऐसे दिखते थे, मैं इनका वंशज हूँ। और मैं शायद, मतलब हमारे पिताजी की फोटो रहेगी, हमारे फोटो रहेंगी, हमारे आने वाली जनरेशन शायद हमारी सबकी तस्वीरें देख पाएगी। लेकिन उन लोग की देख पाने से लगा कि यार हम लोग का एक्चुअली में रूट क्या है। तो ये जो शब्द है ना जिसको कहते हैं जड़, तेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग की जड़ टूट जाती है और हम लोग मिल नहीं पाते? क्या ये एक स्टिग्मा है या फिर ये जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है, हम कनेक्टेड रहते हैं? नहीं, देख होता तो है। मतलब आप अपने माँ बाप से बात करोगे फ्रीक्वेंटली, आप अपने तो भाई बहन से भी बात करोगे, लेकिन हो सकता है ऐसे कोई रिलेटिव्स हो जिनसे आप उतना फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर पा रहे हो जितना आप अगर आप इंडिया में होते तो ये तो डेफिनेटली होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि अपन जिससे बात करते हैं और वो अपना करीबी है, तो वो बात फिर वहीं से चालू होती है, तो वो गैप दिखता नहीं है जब बात कर रहे हो, लेकिन वो होता है। अब जैसे मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ सक्सेसेस हैं। ऐसे ही मेरे भाई की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, सक्सेसेस हैं। तो वो क्या है, हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है, हम लोगों का ओवरलैप नहीं है। पहले क्या होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एक भाई की सक्सेस है, फेलियर है, दूसरा भाई की सक्सेस है, फेलियर, वो साथ में एक्सपीरियंस करते थे, साथ में शेयर करते थे, सक्सेस शेयर करते थे, फेलियर शेयर करते थे। अब क्योंकि अपन इतना दूर रहते हैं, तो वो साथ में शेयरिंग नहीं होती। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है बाद में कि भाई ठीक है, मैंने ये अचीव किया तो मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ, या फिर मेरा ये फेलियर तो मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंशियल शेयरिंग नहीं होती, इंस्टेंटेनियस नहीं होती। वो शायद बहुत दिनों बाद मिलके फुर्सत में जब बात हुई, तो बात फिर ऐसा होता है कि भाई मतलब अभी क्या ही बताना उसको, क्या ही बताना, क्या ही कर लेगा। उसको कहते हैं ना कि मेरे जीवन के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार है, ये हो जाता है, और हेडलाइंस हो जाती है। हेडलाइंस हो जाती है, मतलब फिर वो लाइफ अपने साथ नहीं बिताई, वो हेडलाइंस हो जाती है। लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अब जैसे अपनी हिंदू धर्म में बोलते हैं कि बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, और वो वृद्ध अवस्था है, संन्यास जो है। तो है ना, उसमें क्या है कि अभी अपन गृहस्थ अवस्था में बिजी हैं, अपन अपने अपने कामों में, अपनी अपनी फैमिलीज में, ये वो इधर उधर बिजी हैं। लेकिन जब अपन लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपन कलेक्टिव एफर्ट डाल के उस जगह पे रहें जहाँ पे अपने भाई हैं, बहन हैं, कजन्स हैं,
दोस्त हैं, ताकि अपन उसको वापस से डेवलप कर सकें। जो वापसी वाला रास्ता है ये कितना आसान है? जैसे हम लोग को यहाँ पे रहने की एक तरह से आदत हो गई है, यहाँ के रूल्स का, यहाँ के रिंग फेंसेस के, यहाँ की वाइट लाइंस की, बॉर्डर्स की हमको आदत हो गई है। यहाँ से वापस जाना, इस बारे में कई लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, सब कुछ है कि ना, कि आजा उम्र बहुत है छोटी, तेरे घर में भी है रोटी, वो जो पंकज उधास जी ने गाया था। तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या हम लोग सोचते हैं, और जो लोग सोचते हैं वो लोग क्या वापस जा पाते हैं? मैं 2 चीजें बोलूंगा। बाहर रहना मीठे जहर जैसा है, ना उगला जाए ना निगला जाए। मतलब आप ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो, मीठा जहर है, आपको इसी के साथ जीना है। और एक दूसरी कहावत है, जेल में जलसा। ये एक जेल बना रखी है, इसके अंदर आप जलसा करो, लेकिन आपको जेल में रहना है। जैसे मैं रिंग फेंस की बात कर रहा था, रूल्स की बात कर रहा था, तो ये लाइफ ये ऐसी है। देखो बहुत लोग है ना हिम्मत करके गए हैं। एक मैं फैमिली को जानता हूँ जो गई, लेकिन अब उनका यहाँ पे घर था। जब 2 साल बाद उनका मॉर्गेज आया तो उन्होंने, बैंक ने मना कर दिया कि अभी आप इंडिया चले गए, आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि हम आप इसके मॉर्गेज करा सको। तो उनको पूरा फैमिली को उठा के वापस आना पड़ा। उनके पास ऑप्शन था, या तो वो घर भेज देते या फिर वो वापस आते उसकी घर की EMI चुकाने के लिए, यहाँ पे नौकरी ढूंढने। तो वो उन्होंने वही किया, फिर वो यहाँ आए, उन्होंने ये किया। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो सब कुछ बेच बुझा के वहाँ चले गए। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो बहुत टाइम तक रह लेता है ना, उसको ये हनीमून ड्रीम रहता है कि मैं इंडिया जाऊंगा तो इंडिया में वैसा होगा, इंडिया में वैसा होगा। लेकिन इंडिया मूव हो चुका है। इंडिया वैसा नहीं रहता जैसा वो छोड़ के आए थे। जैसा वो सोचते हैं, जैसी वो इनकी इमेज है इंडिया को लेकर, अभी इंडिया वैसा नहीं है। वो मूव हो गया, उनके रिश्तेदार मूव हो गए हैं। उनको लगता है कि मैं उसी आंगन में जाके खेलूंगा, राइट, उसी आंगन में रहूंगा, उसी आंगन में मेरा बच्चा खेलेगा। लेकिन वो आंगन अभी नहीं रहे, वहां पे सीमेंटेड वो बन गया है फाउंटेन। तो वो जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पैदा हुए, उनकी मेमोरी में तो उनका आंगन यही था, वही उनका जो हमारे इस घर का जो पोर्च है, इस घर का, यही उनका बचपन का मेमोरी है। हमारी मेमोरी कुछ और है। जब हम कभी वापस जाना चाहेंगे तो क्या लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? मैं वही बता रहा था कि ना, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे सर्दियाँ बहुत होती है। इंडिया की सर्दियाँ कई जगहों पे इंडिया की सर्दियाँ झेल लेते हैं लोग, नॉर्थ साइड में नहीं, मतलब मिडिल टू साउथ साइड में। तो लोग क्या करते हैं, विंटर्स में 6 महीने वहाँ चल जाते हैं। उनका घर होता है वहाँ पे, या फिर घर ले लेते हैं, जो भी है, वो 6 महीने वहाँ रहते हैं। और फिर जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, समर झुलसाने वाली समर होती है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की समर बहुत अच्छी है। तो अगर उनके यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो यहीं रहेंगे, बच्चे यहाँ कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो भी है, तो बच्चों के पास आके फिर 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीना अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। तो मैं तो यही करने वाला हूँ। मतलब मैं अपने जब जॉब वॉब से रिटायर होऊंगा, मैं यही करूंगा कि मैं 6 महीने वहाँ रहूंगा और 6 महीने फिर यहाँ रहूंगा जहाँ बच्चे हैं। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। मतलब तुम, यू विल ट्राई टू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और ये अगर हो जाए तो यही एक सपने के जैसा हो जाएगा कि नहीं, हमने जो, अगर तू उसको मीठा जहर ना कहे, अगर मैं कहूँ कि हाँ भैया ये एक मीठी गोली है जो आपके दांत भी खराब कर सकती है और आपको स्वस्थ भी रख सकती है, अगर आप उसको उतनी मात्रा में खाओ जितनी मात्रा में इसकी जरूरत है। हमको आदत पड़ चुकी है। हाँ, लेकिन ये है कि अपन को है ना आदत पड़ चुकी है। अगर अपन वहां जाके रहेंगे तो हो सकता है अपन एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि इंसान तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। और अपन तो इजीली मोल्डेबल बने हैं, तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, इतने रिजिड नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उनको लगता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां जाके, लेकिन फिर उतना लगता नहीं है अच्छा। ड्रीम नहीं होता वो, इंडियन ड्रीम शायद वो वैसा रियलिटी नहीं रहती, क्योंकि वो मूव हो गया इंडिया, वहां से इंडिया ही मूव हो गया, उनके रिलेटिव मूव हो गए, तो उनको जाके लगता है वो मैं तो ये सोच के आया था, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा ऐसा, चलो वापस चलते हैं, अब लौट चले। तो आई थिंक ये है मेन डिफरेंसेस, और ये है लाइफ इन यूके। अगर एक दो वर्ड में समराइज करना हो तो मीठा जहर है, ना उगला जाए ना निगला जाए। मैं इसको जहर नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आ रही है उसमें। मैं ये बोलूंगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, ये तुमको शायद अपनाएगा नहीं, तुम इसको अपना लोगे। और भारत को तुमको लगेगा कि जब भी तुम वापस जाओगे वो तुमको अपना लेगा, लेकिन तुम शायद फिर से उसको नहीं अपना पाओगे। तो ये अपनापन और अपनाने के बीच में तुम झूल जाओगे। और ये शायद हमने अपनी जो भविष्य है या किस्मत है ये खुद ही लिखी है, क्योंकि हमने अब खुद चूज किया कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ को झेलेंगे, कुछ यहाँ की चीजों को कोसेंगे, कुछ वहाँ की चीजों को भूलेंगे, है ना?